दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव मीडिया वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास के क्रम में हम देखने जा रहे हैं खिज्र खां के बारे में, अर्थात अब स्टार्ट हो गया है सैयद वंश। थोड़ा सा हम पिछली वीडियो पर जो है नज़र डाल लेते हैं कि पीछे क्या हुआ इसके इतिहास में। तो पीछे देखिए क्या होता है कि पीछे एक तैमूर लंग आक्रमणकारी आया हुआ था। कौन आया था? तैमूर लंग आक्रमणकारी। जब वो जो है यहाँ से कुछ राज्यों को विजिट करता है तो फिर यहाँ से जब छोड़ करके जाने लगता है तो वो खिज्र खां को शासन सत्ता संभाल करके मतलब दे करके चला जाता है कि आप इसको चलाइए। तो उस क्रम में हुआ क्या कि दौलत खां लोदी एक था। दौलत खां लोदी को उसने सत्ता दौलत खां लोदी के हाथ में आ गई थी। अब दौलत खां लोदी और खिज्र खां के बीच क्या हो गया? संघर्ष हुआ, जिसमें खिज्र खां जीत गया और दौलत खां लोदी हार गया। तो वहीं से सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां हो जाता है। अब खिज्र खां के मतलब सैयद वंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सैयद वंश क्या था। थोड़ा देखें वीडियो में कुछ, ठीक है। तो सैयद वंश में कौन कौन था, थोड़ा इसको समझ लेंगे कि कैसे कैसे शासन व्यवस्था चली, मतलब कौन कौन शासन किया। पहला आता है मुबारक शाह खिज्र खां के बाद। खिज्र खां के बाद 1414 से 1421 ईस्वी तक ये शासन करते हैं इस समय। इसके बाद मुबारक शाह आते हैं, इन्हीं का बेटा था मुबारक शाह, इन्हीं का पुत्र था खिज्र खां का ही 1421 से 1434 ईस्वी में। फिर देखिए मुबारक शाह का एक भाई हुआ करता था, वो था फरीद खां। फरीद खां ने कभी भी शासन जो है संभालने या शासन चलाने की इच्छा नहीं जाहिर की, इस वजह से फरीद खां को शासन नहीं मिला। ठीक है। अब 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की खिज्र खां से आगे मामला चलिए। अब देखिए मुबारक शाह, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह बना। अब मुबारक शाह की हत्या जो है उसी के वजीर ने, इसी के वजीर सखर उल मुल्क ने 1434 ईस्वी में हत्या कर दिया। इसके बाद इनका अब यहाँ दिल्ली की सत्ता जो है खाली हो गई थी। इनका भाई एक फरीद खां था, तो अब उसके लड़के थे मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह का लड़का था आलम शाह। तो मोहम्मद शाह के हाथ में दिल्ली की गद्दी चली जाती है, क्योंकि इसका कोई भी पुत्र जिक्र नहीं हुआ। इस वजह से मान सकते हैं कि मुबारक शाह के पास कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण इसके मारे जाने के बाद जब इसका वजीर मार देता है इसको सखर उल मुल्क ने, तब गद्दी खाली पड़ती है। उस समय फरीद खां का लड़का मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी तक का शासन करता है। फिर 43 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद अंतिम सैयद वंश का आता है आलम शाह। आलम शाह आता है 1443 से 51 ईस्वी तक शासन करता है। फिर आइए उसी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि पहला शासक खिज्र खां, यहां लिख लीजिए फर्स्ट खिज्र, दूसरा मुबारक शाह। ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिए। दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मुबारक खिज्र, फिर मुबारक शाह, खिज्र के बाद मुबारक शाह आया। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, फिर आया आलम शाह। ऐसे प्रश्न आता है कि बताइए सैयद वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। तो यही क्रम होगा, खिज्र आया, मुबारक शाह आया, खिज्र खां लिख लीजिए तो दिक्कत रहेगा। खिज्र खां आया, फिर उसी का बेटा मुबारक शाह और इसके भतीजा मोहम्मद शाह आया, फिर मोहम्मद शाह का बेटा लास्ट आलम शाह आया।
अब तो शायद स्थिति क्लियर हो गई होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ से सैयद वंश, यहाँ से देखते हैं कि सैयद वंश, अब सैयद वंश यहीं से प्रारंभ हो जाता है। सैयद वंश यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे। सैयद वंश का जो काल हुआ करता था 1414 से 1451 ईस्वी तक था। इसका संस्थापक खिज्र खां था, जो आप पहले बता चुके हैं। तो आपको खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया था। दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमा कर लिया। खिज्र खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। खिज्र खां जो था सैयद वंश के खिज्र खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख, तैमूर लंग का एक बेटा था, जो तैमूर लंग जो आक्रमण किया था यहाँ पर भारत में, उसी का एक पुत्र, उसका नाम शाहरुख था। तो शाहरुख को वो अपना प्रतिनिधि मानता था और जो टैक्स होता था उसको लगातार मतलब निरंतर भेजता रहता था यहाँ से कर, ठीक, उसे नियमित रूप से उसे कर भेजता था। खिज्र खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था, उसे नियमित रूप से उसे कर भेजता था। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, इसका मतलब यह है कि जब तैमूर लंग आक्रमण भारत पर किया तो उस समय मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को सूबेदार के रूप में खिज्र खां को सौंप कर गया था। अब फिर बाद में क्या हुआ कि सूबेदार, जो ये सूबेदारी था, मतलब मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का, तो खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर भी जो संघर्ष करके दिल्ली की गद्दी पर जीत लिया। तो इसमें दिल्ली भी बाद में ऐड हो गया, ठीक। इसने सुल्तान के बजाय रैयत ए आला उपाधि धारण किया। देखिए ये सुल्तान, इसने कहा कि हम सुल्तान उपाधि नहीं धारण करेंगे, हम रैयत ए आला उपाधि धारण करेंगे। एक नई उपाधि रैयत ए आला उपाधि धारण किया। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। अब इसका बेटा 1400 मुबारक शाह जो आता है 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासन चलाता है। फिर आइए मुबारक शाह के बारे में देखते हैं। तो मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक खिज्र खां का उत्तराधिकारी बना। 1421 में शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। फिर इसी का बेटा मुबारक शाह आया। तो मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया? शाह उपाधि धारण किया। शाह, लाइट लग रहा है आंख में। शाह की उपाधि धारण किया। शाह की उपाधि धारण किया। इसको जो है रैयत ए आला वाली उपाधि पसंद नहीं थी, इसने शाह की उपाधि धारण कर लिया। सरहिंद द्वारा रचित तारीख ए मुबारक शाही, सरहिंद एक व्यक्ति था, उसके द्वारा रचना की गई तारीख ए मुबारक शाही से सैयद वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का निर्माण कराया। जो मुबारक शाह था खिज्र खां के बाद, उसने मुबारकाबाद का निर्माण कराया, जो कि यमुना नदी के किनारे है। मुबारकाबाद कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। अब 19 फरवरी 1434 ईस्वी को वजीर सखर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या कर दी। इसका जो वजीर था, मुबारक शाह का जो वजीर था सखर उल मुल्क ने इसकी षड्यंत्र रच करके हत्या कर दी। इसकी षड्यंत्र रच के हत्या कर दी। तब हत्या की जब ये दिल्ली की गद्दी पर था, तब नहीं, जब ये अपने नए नगर मुबारकाबाद के दौरे पर था, मतलब उसके निरीक्षण पर था, उस समय इसकी हत्या इसके वजीर सखर उल मुल्क ने कर दी मुबारकाबाद में, ठीक। मोहम्मद शाह, अब इसके बाद जब वो मर गया, जब ये मर गया महमूद क्या था इसका, मुबारक शाह जब मर जाता है, इसके बाद उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके भाई थे फरीद खां, उनका एक पुत्र था मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है 1934 में।
अब 1934 से 1945 तक ये शासन करता। आइए इसके बारे में देखते हैं। मोहम्मद शाह जो था मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना, मतलब उसके बाद का शासन संभालने वाला, और यह उसका भतीजा था। और यह उसका क्या था? मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। 1945 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1945 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसमें बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बीच में ज्यादा नहीं है। तो 1945 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह 1945 से 51 ईस्वी तक, 1945 से 51-45 में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो इनका बेटा मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी संभालता है। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। यह प्रश्न आता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह। कई परीक्षाओं में आया है, इसको लिख करके रख लीजिए, बहुत जरूरी प्रश्न है। वजीर हमीद खां से नहीं बनी, इसकी भी जो है इसके अपने वजीर से बैठती नहीं थी। देखिए इसके बाप से, इसका बाप जो था मोहम्मद शाह, और उसके जो बड़े मतलब उसके जो चाचा थे उनसे भी जो नहीं बैठी थी, और इससे भी नहीं बैठती थी वजीरों से। उसमें इसके चाचा को भी वजीरों ने ही मारा था। और यहाँ पर वजीर से इसकी न बैठने के कारण देखिए क्या होता है, वजीर हमीद खां से नहीं बनी। परिणाम स्वरूप आलम शाह को दिल्ली छोड़कर बदायूं में शरण लेनी पड़ी। वहां पर तो मार दिया गया था मुबारकाबाद में, ये जो है आपका मुबारक शाह। यहाँ पर आलम शाह को अपनी गद्दी ही त्यागनी पड़ी। इनका वजीर जो था वो इनसे उसकी बैठती नहीं थी हमीद खां से। अब ये दिल्ली की गद्दी छोड़कर बदायूं में भाग करके जान बचानी पड़ी इनको। फिर आता है बहलोल लोदी ने 1451 में आलम शाह के वजीर, अब देखिए उसका वजीर जो हमीद खां था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो बहलोल लोदी आता है 1451 ईस्वी में आलम शाह के वजीर हमीद खां का कत्ल कर दिल्ली की गद्दी हथिया लिया। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब वजीर उसका जो है, वजीर के डर की वजह से आलम शाह दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग जाते हैं बदायूं, तब वहां उनका वजीर शासन दिल्ली में करना स्टार्ट कर देता है। फिर बहलोल लोदी आता है 1451 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने क्या किया? बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी पर मतलब आक्रमण किया, और उस समय उसका जो वजीर था, उसका वजीर ये था हमीद खां का कत्ल कर दिया। किसने? बहलोल लोदी ने। कत्ल करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का बोलबाला प्रारंभ होता है, एक नए वंश का उदय होता है। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।